चलो भैया, राम राम। राम राम भैया। अब है पापा का पानी है। लेने दे साक्षी, बच्चा है। बड़ा भी तो होना, तुम ये ले लो। ले बेटा। छोड़िए, मैं कर देती। पता नहीं आज बड़ी थकावट सी लग रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं सो जाऊं क्या? नजफगढ़, दिल्ली। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार रोज की तरह गहरी नींद में था। सभी शायद अलग अलग सपना देख रहे थे, लेकिन किसी ने यह सपना तो नहीं देखा होगा कि जो आदमी दिन में उनके घर के आसपास घूम रहा था, वो रात को उनके घर दोबारा आने वाला था, और वो अकेला नहीं आ रहा था। हे सुनो, सोना चांदी जेवर रोकड़ जो कुछ भी सब जल्दी से लपेट लो, जल्दी करो। कौन? मीना, ए मीना, अनिल, 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 साक्षी, अनिल, अनिल, साक्षी, अनिल, अनिल, बाबूजी, 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 क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? कुछ चोर थे। तेरी माँ बेहोश हो गई। माँ? माँ? माँ क्या हुआ? माँ ठीक हो ना? माँ आप ठीक है ना? सर मैं ये नहीं, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इनकी चोटें सीरियस है। हाँ सर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। तुम अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी सर।
कुछ देख ही नहीं पाए सर। जब बाबूजी रेंगते हुए दरवाजे के बाहर आए तो देखा कि उन्हें बहुत चोटें आई थी। और माँ जी सर, लगता है लूट भी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद इंक्वायरी करेंगे। 2 कांस्टेबल्स को बाहर लगा दो, एक क्राइम सीन पर। आपने बचाव में लड़ नहीं पाई, इसके गले के विंड पाइप्स चोक हो गए थे पूरी तरह से, एफिक्सिएशन हुआ और फिर डेथ। बाएं पैर का फीमर, दाहिने पैर का टीबिया, मल्टीपल कंपाउंडेड फ्रैक्चर्स हैं और ये दोनों ही फ्रैक्चर्स सीरियस हैं अनिल। जान का कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी गहरे सदमे में हैं। चांदी के सारे गहने ले गए वो लोग। लॉकर में 3000 रुपए रखे थे, वो भी नहीं है। यहाँ से कुछ ज़्यादा सामान नहीं गया। हम लोग यहाँ पर कुछ भी महंगा सामान नहीं रखते, बस ऐसे ही कुछ रद्दी और किताबें वगैरह। सर, चांदी के जेवर 10,000 के और 3,000 नकद। बहू के हिसाब से टोटल 13,000 की चोरी का हिसाब मिल रहा है। हमें बुजुर्गों पर वार करने वाले इन बुजदिलों का हिसाब करना है चौबे। शायद 3 थे, नहीं 3 ही थे। वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुए कैलाश साहब? पता नहीं साहब, सीढ़ियों से चढ़कर छत की तरफ भागे थे, तो आए भी वहीं से होंगे। आपने सबसे पहले क्या देखा? मैंने सबसे पहले सुना मेरी बीवी मीना, उसकी दबी हुई चीख। मैं हड़बड़ा गया कि क्या हो रहा है, कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा हूं। देखा तो ये तीनों। आपने उनका हुलिया देखा, उनका चेहरा देखा, कुछ बता सकते हैं? मुंह ढके हुए थे साहब। नकाब पोश चोर? तीनों ने काले रंग का नकाब पहना हुआ था। उनमें से 2 अलमारी लूट रहे थे और एक मेरी मीना का गला दबा रहा था। मैं चिल्लाया तो उनमें से एक हाकी लेकर मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं चीखता रहा, अनिल साक्षी, अनिल साक्षी। इनकी चीखें सुनकर आप तुरंत उठ गए? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे तो तब पता चला जब बाबूजी चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटा। मीना, मीना कहाँ है? चुप हो तुम लोग। खत्म हो गई क्या? उन लुटेरों ने मार डाला मेरी मीना को क्या? इस हमले में एक 63 वर्षीय महिला की मौत हुई और उनके 65 वर्षीय पति को गहरी चोटें आईं। देश की राजधानी में सीनियर सिटीजन्स पर बढ़ते हुए हमलों का एक और तरोताजा प्रमाण था यह अटैक। पुलिस और प्रशासन पर अब काफी दबाव था कि वो इस कत्ल और चोरी के केस की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाएं। चौबे, कुछ मिला? सर, उन लोगों ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा छत तक पहुंचने के लिए। छत पर दरवाजा भी नहीं है। कोई भी छत के रास्ते बड़ी आसानी से घर के अंदर घुस सकता है। सर, वो जो सीढ़ी है वो सालों से घर के पिछवाड़े में पड़ी है। क्यों? बस पहले से है। अनिल, तुम काम क्या करते हो? सिक्योरिटी में हूँ, मास्टर प्लाजा में। तुम्हारे बाबूजी काम करते हैं या रिटायर्ड हैं? जी करते हैं ना सर, दयाल इंटरनेशनल स्कूल में। आपको तो पता ही होगा, अपने नजफगढ़ में। हाँ, क्या काम करते हैं वहाँ? वहाँ प्यून है मेरे बाबूजी। साहब, जितने भी खबरी भाई लोग हैं, किसी ने इस कांड के बारे में नहीं सुना है। मतलब साफ है कि आसपास के गैंग का काम नहीं हो सकता है। फिर कौन थे वो तीनों? साहब, जो भी थे अलग किस्म के खिलाड़ी थे। नकाब उकाब पहनना, हॉकी से मारना, सीढ़ियों से आना, इन सालों ने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी थी और 1-2 चक्कर घर के भी लगा रखा था। साहब, मामला कुछ गड़बड़ है। सर जी, पिछले हफ्ते 35 चोर जेल से छूटे हैं, सबकी हाजिरी भी ली। उस इलाके के 45 हिस्ट्री सीटर्स को राउंड अप भी किया है। काफी पूछताछ की सर, जमकर पूछताछ की, पर कोई कुछ उगल नहीं रहा है सर। अनिल धवन हमारे यहाँ पिछले 5 साल से सर्विस में इंस्पेक्टर। और कुछ नहीं, रिकॉर्ड क्लीन है। उसकी अपने पिता से कोई अनबन थी? नहीं,
मतलब मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना और ऐसा होना भी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अनिल एक बड़ा ही सीधा साधा और घरेलू किस्म का आदमी। यही कोई 10-12 साल हुए होंगे यहाँ धवन परिवार को रहते हुए। कोई झगड़ा, परिवार में कोई अनबन? वो किस घर में नहीं होती है साहब? हाँ, लेकिन कुछ घरों में कुछ ज्यादा होती है। पड़ोसी देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी रहा होगा वो 4 दीवारी के अंदर ही रहा होगा। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आपकी कोई ननद, देवर, जेठ कोई नहीं? जी नहीं। शादी को कितने साल हुए आपके? 5। मायका कहाँ है आपका? यही पास में है, नजफगढ़ की हूँ मैं, यहाँ से 3-4 किलोमीटर। और 2 बच्चे हैं आपके? जी। सास ससुर से बनती थी आपकी? जी साहब। ससुराल वालों से कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा या कोई अनबन नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। बाबूजी, कुछ देर में साक्षी खाना लेकर के आती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। 2 दिन हो गए हैं ड्यूटी पे नहीं गया हूँ। मेरी चिंता मत कर, तू काम पे जा। सर, अनिल और साक्षी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा। इन दोनों का कहना है कि घर में कोई भी अनबन नहीं थी। खबरी का कहना है कि इलाके का कोई भी चोर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चौबे कांड तो हुआ है, एक की जान भी गई है, पर हमारे हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा है। सर, चोर नकाब पहन कर आए थे। अगर अजनबी होते तो क्यों पहनते? राइट। अनिल के पिता कैलाश ने उन्हें सबसे पहले देखा। 2 लोग घर को लूट रहे थे और एक उनकी पत्नी का गला घोट रहा था। सर, जब मीना जी का गला घोटा जा रहा होगा तब वो जोर से चीखी होंगी, लेकिन कैलाश जी को उनकी चीख सुनने में काफी देर लगी, जबकि वो एकदम करीब में ही सोए हुए थे। और एक अजीब बात सर। क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कैलाश जी को अपने बेटे और बहू के रूम तक पहुंचने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई। ये लोग कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में थे। किसी ने कुछ सुना ही नहीं, बस आराम से सोते रहे। घर में लूटपाट हो रही थी, एक का कत्ल हो रहा था और ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। सर, मीना जी को गला घोट कर मारा गया, लेकिन कैलाश जी को नहीं मारा। चौबे पीटा है उन्हें, बहुत बुरी तरह से पीटा है। सर, लेकिन कहाँ? सिर्फ टांगों पर। हॉकी से सिर्फ टांगों पर ही क्यों वार किया? चौबे, कुछ तो बात है जो अटपटी है और मुझे लगता है कि वो अंदर की ही बात है। जुर्म के 2 दिन बाद पुलिस को यह आभास होने लगा कि यह सिर्फ चोरी और उसके दौरान हुई हत्या का केस नहीं है। नकाबपोश हथियारों के बावजूद इस केस की शक्ल सूरत रहस्य की धुन में हल्की हल्की नजर आने लगी थी। मेरे पति को बहुत नींद आ रही थी, काफी थके हुए थे वो। दिन भर काम जो करते रहते हैं। आप भी तो घर में दिन भर काम करती रहती हैं। घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। हर रोज रात को सोते सोते मुझे 11 बज ही जाते हैं। और घर पर हमला रात को तकरीबन 1:30 बजे हुआ था। जी, उस वक्त मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। एक बात बताइए, आप और अनिल रात को सोते समय अपने कमरे का दरवाजा बंद रखते हैं? ये कैसा सवाल है? रखते हैं या नहीं रखते? बंद रखते हैं। बाबूजी और माँ जी हर रोज रात को 10 बजे सो जाते हैं और बच्चे कभी कभी शोर करते हैं जो कि हमारे पास सोते हैं। इस बारे में आपको कोई और सवाल पूछना है? साले कायर, मारना था तो मुझे मारते, मेरी पत्नी को क्यों मारा? आपकी बहू और आपकी पत्नी के बीच में कैसे संबंध है? क्या? ये क्या सवाल हुआ? आपने सवाल सुना ना, मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं? मेरी पत्नी तो रही नहीं, और वो सिर्फ अनिल की माँ नहीं थी, साक्षी की भी माँ थी। ऐसा कभी नहीं होता। सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो बताइए, उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? अरे मुझे नहीं पता कि आप क्या बेमतलब का सवाल कर रहे हैं। मेरी बीबी को उन तीनों ने मार डाला। जाइए पकड़िए उन्हें। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? साक्षी और मेरी माँ के बीच में कभी नोकझोंक नहीं हुई है, और आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ इब्राहिम, बोल। साहब, एक खबर है, अब पता नहीं आपके काम की हो या नहीं। इब्राहिम, हीरो मत बन, चुपचाप सुना दे। साहब, आपके केस में वो जो औरत है, वो बहू साक्षी धवन, उसका शादी के पहले चक्कर था। चक्कर का नाम बोल। सर, कोई पीयूष कोचर। स्पॉट डाल दो इस पीयूष कोचर पर, पता नहीं अपना रडार क्या डिटेक्ट कर जाए। आप साक्षी के पिता हैं? हाँ जी। क्या बात है? हाँ जी, हमें पता है। शादी से पहले हमारी बेटी की एक पीयूष कोचर से दोस्ती थी। दोस्ती या दोस्ती से कुछ ज्यादा? जी, वो ज्यादा हमें मंजूर नहीं थी। हमारे यहाँ जात से बाहर शादियाँ नहीं करते, कभी नहीं करते। जी, हमारी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने पीयूष से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो अनिल के साथ खुश रही, वफादार रही। ये पीयूष कोचर यहीं का था, नजफगढ़ का? 5 साल पहले तक तो यहीं रहता था।
अब पता नहीं, हमारा से कोई लेना देना नहीं। क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप लोग। पिछले 5 सालों में मैंने पीयूष की शक्ल भी नहीं देखी और ना ही देखना चाहती हूँ। आपके पति जानते हैं? क्या बकवास है ये। आप लोग माजी के हथियारों को ढूंढने की बजाय मेरे और मेरे पति के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 5 साल पहले लगी आग की कुछ चिंगारियां अब भी जल रही थी। शायद आपकी सास उन चिंगारियों को बुझाना चाह रही थी। साक्षी जी, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हमारा तो काम ही है केस को हर एंगल से देखना। आप बुरा मत मानिएगा। आप लोग मेरा नाम उछाल रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे अतीत को लेकर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, शादी के बाद 5 सालों में ना मैं पीयूष से मिली हूँ और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, गड़े मुर्दे ना उखाड़े। सर, ये पीयूष कोचर द्वारका में रहता है। साक्षी की शादी हुई इसके 3 महीने बाद ही इसने भी शादी कर ली। 3 साल का एक बच्चा है, रवि नाम है उसका। द्वारका में ही बीवी बच्चों के साथ सेटल हो गया है। क्या काम करता है? हरकिशन दास पब्लिक स्कूल में पियून का काम करता है। फोन रिकॉर्ड्स? सर, साक्षी और पीयूष दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, दोनों की कोई बात नहीं हुई। चौबे, मुझे लगता है साक्षी का अतीत हमारे किसी काम का नहीं है। सर, शायद है। सर, ये फोन रिकॉर्ड्स देखिए। एक नंबर से पीयूष की लगातार बातचीत हो रही है 6 महीने से। सर, मर्डर की रात को भी उसकी बात हुई थी, 19 अगस्त 2012। किसका नंबर है? सर, अब तक लोकेट नहीं हुआ है, स्विच्ड ऑफ। 63 वर्षीय मीना धवन मर्डर केस में पुलिस को आखिरकार एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी, पर साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड और साक्षी के ससुराल पर हुए हमले के बीच कनेक्शन जुड़ना अभी बाकी था। पर हालात दस्तक दे रहे थे कि शायद कोई गड़ा मुर्दा जिंदा हुआ था। सर, ये क्या पागलपन है सर? पागल तो कोई और है, किसी और के लिए, 5 साल बाद भी। क्या बक रहे हैं आप लोग? बकना अब आपको पड़ेगा पुलिस थाने में। सर, ये क्या हो रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि आपकी माताजी की हत्या में आपकी पत्नी का हाथ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर, ये तो जाती हो रही है सर। ना, जाती तो हो चुकी है, लेके चलो। सर, अरे बात तो सुनिए सर हमारी। चोरी तो एक बहाना था, असली मकसद मीना जी की हत्या थी जो आपने करवाई। हाँ या ना? मैंने माँ जी की हत्या करवाई? पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? वही जानने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। तो आप कुछ नहीं जानेंगे, मुझसे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये नंबर देखिए, 44467899। 6 महीने पहले ये नंबर एक्टिवेट हुआ और पीयूष कोच्चर की इस नंबर से लगातार रोज बातें होती रही है। 19 अगस्त 2012 आपके सासू मां की हत्या हुई, वो चोरी का नाटक हुआ। उस रात को इस सिम कार्ड का लोकेशन आपके घर में पाया गया था और ये नंबर रात को 1:30 बजे के बाद स्विच्ड ऑफ था। 1:30 बजे साक्षी जी, मतलब हमला होने के बाद। पर मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, जरूरत पड़ी ना तो आपके घर की एक एक ईंट अलग करके उस सिम कार्ड को और उस नंबर को दोनों को ढूंढ निकालेंगे। आसान तरीका यह है कि आप अभी के अभी सब कुछ सच बता दो। हमें पता है आप दोनों ने मिलकर यह कांड किया है। भूल जाओगी मुझे? ऐसे चुटकी बजा के? भूलना पड़ेगा। मम्मी पापा ने कह दिया वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे और उनकी मर्जी के बिना मैं शादी नहीं कर सकती। 3 साल पहले तो मेरी बात नहीं पता थी। 3 साल पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ और मैं अब भी तुम्हारे प्यार में हूँ और हमेशा रहूंगा। पीयूष, समझने की कोशिश करो। भुला दो मुझे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी और मेरे सामने भी। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था। मैं पीयूष को कभी भुला ही नहीं पाई।
अनिल से जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैं नहीं करना चाहती थी वो शादी। मैंने गुस्से में शादी की थी। साक्षी को तो मैं कभी भुला ही नहीं पाया था। और मैं अगर कुछ भुला पाई थी तो अपने दर्द को, अपने हालात से समझौता कर लिया था मैंने। हम दोनों तो अपनी एक अलग अलग दुनिया बसा चुके थे, बन चुके थे। फिर ये अलग अलग दुनिया मिली कैसे? 6 महीने पहले मैं बच्चों को लेकर मायके गई। वहां मैं अचानक पीयूष से मिली। पूरे 5 साल बाद। यहाँ वो पास वाले बैंक में चेक डालने के लिए आया था। लगा कि तुम्हें देखा, फिर से देखा तो तुम ही थी। मुझे फिर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूर से ही पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि मेरी शक्ल भी भूल गई होगी, शायद मेरा नाम भी। तुम्हें सच में ऐसा लगा? मुझे याद करती हो कभी? अब मैं किसी और की पत्नी। मैं भी किसी और का पति हूँ। रोज याद करता हूँ साक्षी तुम्हें। एक जमाना था जब तुम्हारा हाथ ना पकड़ो तो तुम नाराज हो जाती थी। जब भी हम लोग मिलते थे हम दोनों के हाथ एक हो जाते थे। तुम्हारे हाथों में मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई देती थी। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था। अब तो निभाती हूँ, जीती नहीं। तुम्हारा दिल फिर धड़क रहा, और सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा। आपके 2 बच्चे हैं और आपका एक लड़का। इन सबसे भी पहले हम दोनों एक दूसरे के थे। मेरे माँ बाप ने हमें अलग कर दिया, हमारी तकदीर ही बदल दी। तो आपने गंगा ही उल्टी बहाने की कोशिश की? आज थोड़ा मुश्किल। अरे समझा करो, घर पे बहुत सारा काम। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। अब कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। फोन छुपा क्यों रही है बेटी? ये कोई नया वाला लगता है। नहीं, वो ऐसे ही ले लिया था। मुझे लगा काफी पुराना फोन है, शायद शादी के पहले से है तुम्हारे पास। माँ जी, वो दाल जल जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटे, जलने मत दो, बचा लो। पीयूष, मुझे लगता है मेरी सास को कुछ शक हो गया। मतलब फिर छोड़कर चली जाओगी मुझे? नहीं पीयूष, लेकिन हम लोग इस तरह से रोज रोज नहीं मिल पाएंगे। मिल पाएंगे। रोज मिलना है मुझे तुमसे, रोज देखना है। तुमसे नहीं मिलता हूँ तो दिन अधूरा लगता है, रात नहीं कटती मेरी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं चाहती? लेकिन मुझे लगता है मेरी सास ने कुछ सूंघ लिया। अब मिलने के लिए मुझे कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। फिर कब मिलोगी? फोन करूंगी। और तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति अनिल को बता दिया? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, और मैंने भी नहीं बताया। क्यों? मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। उनकी खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पर मेरी खुशियों का क्या? मैं अनिल से नफरत नहीं करती थी,
पर बिना प्यार की जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी होती है। मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया था। मैं सबके लिए जी रही थी, अब अपने लिए जीना चाहती थी। तुम्हारा नया फोन वाकई पुराना है। शादी के पहले का है या बाद का? वो पहले का। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और मेरे समझाने का इतना सा भी असर नहीं हुआ तुम पे? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है साक्षी, कि मैं सब कुछ अनिल को साफ साफ बता दूं कि उसकी पत्नी टिफिन सर्विस के बहाने अपने प्रेमी से मिलने जाती है। देख लो तुम्हें क्या करना है इस बारे में। नहीं नहीं माँ जी, आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। तुम्हारे माँ बाप को बता दूं या वो सब कुछ जानते हुए चुप हैं? नहीं नहीं माँ जी, उन लोगों को कुछ नहीं पता, और अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। बहक गई थी मैं, गलती हो गई मुझसे। माँ जी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए, मेरे बच्चों के लिए किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो इस बात को यही खत्म कर दे साक्षी। आज ही इसी वक्त दफन कर दे इस बात को, और माफी मुझसे नहीं भगवान से मांग इस पाप के लिए। पाप पाप पाप। मैं अपने किए पर दिल से शर्मिंदा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने हिस्से का प्यार ही तो चाहती थी जो मेरे माँ बाप ने मुझसे छीन लिया था। अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहू थी, पर अपने अंदर की औरत का गला कैसे और क्यों घोट देती मैं? जिंदगी तो एक ही होती है ना। पीयूष, अब मुझे निकलना होगा, वरना मेरी सास को फिर से शक हो जाएगा। साक्षी बैठो। मैं मानता हूं कि दोनों के दोनों शादी के कैद में बन चुके हैं, जिंदगी जेल हो चुकी है। पर हम लोग कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। तुम तो शायद बचकर निकल भी जाओ, पर मुझे तो समाज नोच खाएगा। 2 बच्चों की माँ अगर अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहे तो वो औरत औरत नहीं, डायन कहलाती है। इस वक्त तो डायन तुम्हारी सास है। नहीं पीयूष, सिर्फ सास नहीं है, माँ बाप भी है, सारी दुनिया है। साक्षी, हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अब तक तो सिर्फ तुम्हारी सास हम दोनों के बारे में जानती है ना। थोड़े दिनों के बाद कोई नहीं जानेगा। क्या मतलब? हाँ पीयूष, सीढ़ी बिल्कुल वहीं पर है जहाँ तुमने बताया था, और उस घर में जाने का रास्ता भी ना वहीं से है। तो आज रात काम तमाम करते हैं। साक्षी तो नहीं उठेगी, मगर उसके पति का क्या? वो उठ गया तो? नवीन मेरा जीजा है और सुनील मेरा दोस्त। मैंने उन दोनों को इस प्लान में शामिल कर लिया था। तुम भी तो शामिल हो इस प्लान में। तुमने तो सोने की एक्टिंग की लूटपाट और हत्या के दौरान, पर तुम्हारे पति क्यों नहीं जागे? वो माजरा क्या है? उन्होंने सोने का ड्रामा क्यों किया? अब है पापा का पानी है, तुम ये ले लो। मैंने अनिल के पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी। आज बड़ी थकावट सी लग रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सो जाऊं क्या? साक्षी, हाँ साक्षी, रेडी।
किसी और की जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी बनाने चले थे, तलाक ले लेते, नई शुरुआत कर लेते। आज नहीं तो कल लोग, दुनिया, समाज सभी मान लेते। कहा था मैंने अपने माँ बाप से, मेरी खुशी चाहते हो तो मेरी बात सुनो, पर उन्होंने मेरी तब बात नहीं सुनी तो अब कैसे सुनते? मेरा नजरिया वो देखना चाहते ही नहीं थे। अपने माँ बाप पर गुस्सा थी तुम, फिर अपनी सास पर क्यों उतारा? अपने बच्चों की और अनिल की जिंदगी खराब कर डाली तुमने, और अपने ससुर की भी। क्या उन्हें उनकी जिंदगी पर हक नहीं? बाबूजी, मैं पानी लेकर के आता हूं। अनिल, क्या तुझे वाकई में कुछ भी पता नहीं था? बाबूजी, नहीं बाबूजी, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक बार बता देती, शादी से पहले, सगाई से पहले। क्या फायदा होता? तुम शादी के लिए मना कर देते और मेरी शादी मेरी बिरादरी में कहीं और हो जाती। तो शादी के बाद बता देती, ताकि तुम गंदी गंदी गालियां देते, तरह तरह के सवाल पूछते और शायद पीटते भी। बहुत मेहनत कर रहा था मैं, हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बहुत खुशियां देना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें मुझसे खुशी मिल ही नहीं सकती। एक बार सच कह ही देती। अनिल, तुमसे कहने के लिए ये बात कह रहे हो। अगर कह देती तो तुम सुन नहीं पाते, और अगर सुन पाते तो भी क्या करते? अपने लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। साक्षी और पीयूष इस वक्त जेल में हैं। पीयूष का जीजा नवीन कुमार और उसका दोस्त सुनील कुमार भी पुलिस हिरासत में है। नवीन ने पीयूष की मदद करने के लिए इस जुर्म में उसका साथ दिया, और सुनील पैसों के लिए इस क्राइम का हिस्सा बना। इस जुर्म ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया और एक मासूम की जान ले ली। साक्षी की घुटन के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी, सिवाय खुद साक्षी के, और उसके माता पिता ने भी ये मान लिया था कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। पति अनिल साक्षी के नॉर्मल बिहेवियर के कारण कभी ये समझ ही नहीं पाया कि साक्षी के मन में आखिर चल क्या रहा है। और जब उसकी सास मीना को पता चला तो उसके हिसाब से साक्षी एक बहुत बड़ा पाप कर रही थी। साक्षी और पीयूष ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक बेकसूर की जान ले ली। अगर साक्षी और पीयूष अपनी जिंदगी वाकई एक साथ बिताना चाहते थे तो वो कानून के दरवाजे पर दस्तक दे सकते थे। तलाक कोई पाप नहीं है, पर शायद ये सारी बातें कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। हम अपनी प्राचीन सभ्यता और अपने कल्चर पर बहुत गर्व करते हैं। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को आंख मूंद कर सच मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि कोई भी समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब उसकी विचारधारा हमेशा समय के साथ बदलती रहे। पर दुर्भाग्यवश हम उस बदलाव की दस्तक को पहचानते नहीं और जाति, उपजाति और न जाने कैसे कैसे दकियानुसी हथियारों से इंडिविजुअल फ्रीडम और खुशियों का बेरहमी से गला घोट देते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा कि जुर्म एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से ज्यादा एक सामाजिक नासूर है? क्या ये कहना सही होगा कि जुर्म अक्सर एक घायल और बीमार दिमाग की उपज होता है जो प्रशासन को कोई दस्तक नहीं देता कि जुर्म होने को है? क्या ये कहना उचित होगा कि ह्यूमन इमोशंस और इंसानी जरूरतों का तराजू जब बुरे इरादों की तरफ झुकता है तो जुर्म का पलड़ा भारी हो जाता है और इन्हीं गलत इरादों से जन्म लेता है क्राइम? सभी माओं को समर्पित, जो 1000 बार जीती हैं, मरती हैं ताकि उनके बच्चे की जिंदगी खुशहाल रहे। सभी गुरुजनों को समर्पित, जो अंधेरे में खुद चिराग बनकर रोशनी देते हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां कर जाती है। लेकिन कभी कभी जुबान से निकले चंद अल्फाज
एक तस्वीर को बदल सकते हैं, जिंदगी की तस्वीर को। ओके बच्चों, टाइम अप। सब अपनी पेंसिल नीचे रखो। ये तेजस ने लिखा है? यस मैम। तेजस, क्या है तुमने लिखा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तेजस, जवाब दो। यस मैम। और ये जो तुमने लिखा है, क्या वो सच है? क्या ये सच है बेटा? अगर तेजस ने जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो फिर ये तो एक जुर्म है गीता। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। पहले उसके पेरेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलवाओ तुरंत, और इंसिस्ट करना कि तेजस के फादर उस मीटिंग में जरूर आए। ओके? सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले तेजस ने अपनी नोटबुक में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसने उसकी टीचर और उसके प्रिंसिपल के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने तुरंत कुछ करने का फैसला किया। अभी तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमेशा सिर्फ तेजस की मां आती थी, लेकिन इस बार स्कूल ने तेजस के पिता को बुलवाना भी जरूरी समझा। आखिरकार ये क्या माजरा था? ये कैसी संगीन दस्तक थी? ये क्या है बेटा? तुम्हारी टीचर ने मुझे स्कूल क्यों बुलाया? तेजस, कुछ पूछ रहे हो ना? और यहाँ लिखा है कि इस नोट पे तुम्हारे पापा का सिग्नेचर चाहिए। ऐसा क्यों बेटा? ठीक है, जब तुम्हारे पापा ये नोट पढ़ेंगे तो उन्हीं को बताना। एक कटोरी में दाल परोसी है, दवाई का डोज दे रही हूँ। चम्मच भर से ज्यादा नहीं है ये। और नहीं बनाई? बनाई है ना। तो कब डालोगी? बस। क्या ये सब्जी में नमक डाला है या नमक की सब्जी बनाई है? मैंने चखी थी, बराबर तो है। बराबर है? ये सब्जी बराबर है? हाँ। लेखा, नमक ज्यादा है कम? आरती जी? क्यों बुला रहे हैं स्कूल वाले तुम्हें मिलने के लिए? मुझे नहीं पता। तुम पूरा दिन भर घर में करती क्या रहती हो? मैंने इससे कई बार पूछा लेकिन ये मुंह ही नहीं खोलता। ऑफिस में पूरा दिन भर खपता रहता हूँ और यहाँ तुम दोनों का चल क्या रहा है? हाँ, अगर तुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? हाँ? तेरे बाप को या मेरे बाप को? जवाब दे, बोल। प्लीज मुझे मत मारिए। हे देवा, मुझे मत मारिए। फिर से शुरू हो गए इनकी चिल्लम चिल्ली। अब तो ये रोज रोज का होने लगा है। कुमुद, तुम आरती से बात करो ना। मेरी कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ पूछो तो एकदम गूंगी सी हो जाती है। बेचारी बेचारी बनकर आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है कुमुद। तुम्हें उसे समझाना ही होगा। जो भी है उन दोनों के बीच,
ये इस तरह से हल नहीं होने वाला है। क्लास में एक शब्द नहीं बोलता है, कुछ पूछो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। रेसिस में भी अकेले बैठकर अपना टिफिन खाता है, किसी के साथ खेलता भी नहीं है। उसका कोई दोस्त नहीं है स्कूल में, बस अपने आप में ही रहता है। मिसेस भंडारकर, मैंने तेजस की फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास टीचर से बात की है और उनका भी यही कहना है कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है, पिछले साल से चल रही है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मिसेस भंडारकर? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पर भी ऐसे ही चुपचाप रहता है वो? नहीं तो। आपकी सोसाइटी में फ्रेंड्स हैं उसके? बाहर जाता है खेलने? जी हाँ, वो खेलने तो रोज नीचे जाता है। घर से बाहर जाता है पर खेलता है, हंसता है, वो दौड़ता है दोस्तों के साथ? आपने खेलते हुए देखा है उसे? मैम, वो उस वक्त मुझे घर का काम रहता है और उसी वक्त तेजस के पापा भी घर लौट आते हैं। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं मिसेस भंडारकर? जी वो इंजीनियर हैं, सर्विस करते हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। ये चेहरे पे ये निशान कैसे? वो मैम, वो हमारी सोसाइटी में मच्छर बहुत हैं। मच्छर? आई सी। देखो आरती, मैं तुम्हें आरती तो बुला सकती हूँ ना? जी बिल्कुल। आरती, तुम्हारा बेटा तेजस अब क्लास 2 में है, पर क्लास 2 के बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता। दरअसल उसकी बिहेवियर किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आप तेजस के साथ आराम से बैठकर बात कीजिए, उससे प्यार से पूछिए कि आखिर बात क्या है। लेकिन मैम, सब बच्चे बातूनी नहीं होते, कुछ बच्चे खामोश भी तो रहते हैं। आरती, मैंने हजारों बच्चों को देखा है, उनके फैमिलीज को देखा है, जाना है, पहचाना है। खामोश रहना कुछ और बात होती है आरती, और खामोश बन जाना कुछ और। ये खामोशी एक दस्तक है आरती, इसे ना सुनने की गलती मत करो। तेजस को जरूर कोई तकलीफ थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। इस हद तक अटपटा था कि हर किसी को दिखाई दे रहा था। लेकिन तेजस के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि तेजस इतना डरा हुआ, इतना खामोश क्यों रहता है। पर एक और इंसान था जिसे शायद इस प्रॉब्लम की जड़ का आभास था, और वो थी तेजस की मां आरती। लेकिन वो तेजस की क्या मदद करती, कैसे करती? यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2/3 से भी ज्यादा शादीशुदा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। भारत में 19 और 49 वर्ष के बीच की 70% शादीशुदा औरतें पति के हाथों हिंसा और इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती संभोग का शिकार होती हैं। बिहार, यूपी, एमपी और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में हर दूसरी महिला ने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा भुगती है। हमारे देश में रिकॉर्ड किए गए और अनुमानित मेडिको लीगल केसेस के 53% केसेस घरेलू हिंसा के पाए गए हैं। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अधिकतम औरतें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं? क्या इसलिए कि लगातार मानसिक और शारीरिक हिंसा के कारण औरतों का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट जाता है और वो वाकई अपने आप को इज्जत और गरिमा के लायक समझना बंद कर देती है? या फिर सामाजिक दबाव और बच्चों के भविष्य की चिंता औरतों को ये हिंसा सहने पर मजबूर करती है? सबके साथ होता है बेटा। बर्दाश्त नहीं होता है। खाने में नमक कम हो मारते हैं, चाय टाइम पे ना मिले मारते हैं, हर छोटी बात पे मारते हैं, हर वक्त इतना गुस्सा। शादी का मतलब निभाना है और वो जिम्मेदारी सिर्फ हम औरतों की होती है। मर्द चाहे जितना बदसलूकी से पेश आए, बर्दाश्त तो हम औरतों को ही करना पड़ता है ना बेटा। दर्द होता है आई, बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो लगता है कि तेजस भी ये सब सीखेगा और एक दिन वो भी मुझे मारेगा। तू देवेन को मारने का मौका ही मत दे बेटा। सब काम एकदम टाइम पे बराबर करके रखना। उसे प्यार से बात कर, सच धज के रहे, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
8 साल हो गए आई, मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक बेहतर दिन नहीं देखा। आई, मुझे यहाँ तेरे और बाबा के साथ रहने आई। देख बेटा, क्या है ना, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ औरतों की पहचान उनके घर से होती है। वो कैसी बहू है, कैसी बीवी है, कैसी माँ है, अपना घर कैसे रखती है। अगर तू और तेजस यहाँ रहेंगे तो दामाद जी को कौन संभालेगा? देख बेटा, तुझे भगवान को धन्यवाद कहना होगा कि तेरा पति सिर्फ थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला है। अगर उसे शराब की आदत होती, दूसरी औरत के पास जाने की आदत होती तो। और आरती, तेरा नसीब इतना खराब नहीं है जितना तू सोचती है। अरे अपने पति को कोई छोड़ देता है क्या? और तेजस, उसके बारे में तो सोच, क्या वो अपने बाप के बिना रह पाएगा? तुम उसे बाप के बिना पाल सकोगी? आरती, तू परत जा, वो तेरा घोंसला है और अपना घोंसला कभी कोई नहीं छोड़ता। बहुत हो गया आरती, बस अब तुम्हें कुछ करना होगा। देखो, बुरा मत मानो, लेकिन तुम्हारा पति ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसका इलाज करवाना जरूरी है। आरती, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत बैठो। चुप रहने से कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या बोलूं कुमुत्ता, क्या करूं? वैसे ही मुझे हर छोटी से छोटी बात पर मारते हैं। अगर मैंने ये कहा कि आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो सर फोड़ देंगे मेरा। तो छोड़ दो उसे, तेजस के लिए, अपने आप के लिए। छोड़कर कहाँ जाऊंगी कुमुत्ता? मेरे आई बाबा कहते हैं कि यही मेरा घर है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। मैं आई बाबा के घर तो नहीं जा सकती, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ? और तेजस, उसे कैसे पढ़ाऊंगी? खर्चा कैसे चलेगा? आरती, घर जैसे भी चलेगा, घर चलाने के लिए माल खाने से तो बेहतर ही होगा ना। एक बार घर से बाहर निकलोगी तो सब चीजों के हल मिल जाएंगे। क्या होगा, आधी रोटी खाओगी, तेजस म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में जाएगा, लेकिन वो जिंदगी इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर ही होगी ना। मैं सच कहती हूँ आरती, अगर तेजस इस माहौल में पला ना, तो कल को उसकी बीवी भी इस तरह रोते हुए नजर आएगी। ताई, सच कहूँ तो यही सोच सोच कर मेरे पैर कांप जाते हैं। एक कहावत है आरती, पैरों की ताकत खड़े होने पर ही पता चलती है। अगर तुम्हें तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, तो आप सब तैयार हो उसके लिए? वेरी गुड। तेजस का पिता शराबी नहीं था, जुआरी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। वो अच्छा कमाता था और घर में भी पैसे देता था, लेकिन उसका गुस्सा लिमिट से कोसों दूर था और इसी वजह से वो अपनी पत्नी और कभी कभी अपने बच्चे को बुरी तरह से पीटता था। तेजस की माँ अपने आप को बेसहारा समझती थी, चुपचाप सहती थी और छोटा सा तेजस खौफ की चादर ओढ़कर रात रात भर सोता नहीं था। वो सोचता रहता, प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में, हर सेकंड हर पल सिर्फ यही सोचता रहता कि वो अपनी माँ और अपने लिए क्या कर सकता है। माई फैमिली इन 10 sentences, ओके? तो आज आपको अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करना है। अपने पापा, मम्मी, भाई, बहन सबके बारे में लिखना है। वो सारी मजेदार बातें लिखनी है जो आप उनके साथ एंजॉय करते हो। तो आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तेजस, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें लिखने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला। यकीन मानो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी से लिखो। मेरे पापा हमेशा गुस्से में रहते, मम्मी को मारते, अगर खाने में नमक कम हो तो मारते हैं, अगर मम्मी कुछ बोलने गए तो मारते हैं,
हमेशा मारते रहते। हम लोग कभी बाहर नहीं जाते। रीना और सपना और बाकी सब अपने मम्मी पापा के साथ जाते, पर हम नहीं जाते। मम्मी मुझे नाना नानी के घर ले गई थी। उन्होंने कहा बाबा का गुस्सा ज़्यादा नहीं है, सबके पापा ऐसे ही होते। पापा कभी कभी कहते कि वो गुस्सा नहीं होंगे, पर वापस गुस्सा हो जाते। अगर मैं उन्हें देख लूं तो भी मुझे मारते। रात में मुझे लाइट ऑन रखने नहीं देते। मुझे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डर मेरे पापा से लगता है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां कर जाती है, लेकिन कभी कभी जुबान से निकले चंद अल्फाज एक तस्वीर को बदल सकते हैं, जिंदगी की तस्वीर को। एक बच्चे द्वारा लिखे गए टूटे फूटे शब्दों ने एक जुर्म की दस्तक बयां की थी, जो उसकी मासूम नजरों ने देखा था। अगर तेजस ने जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो फिर ये तो एक जुर्म है गीता। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले उसके पेरेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाओ तुरंत। मुझे सच में नहीं मालूम क्या हुआ है। जो भी हो, एक बार ये स्कूल की मीटिंग हो जाने दो। तेजस के खाल उधेड़ के रख दूंगा, ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी भी। माँ हो या मजाक हो तुम। मैडम ये सच नहीं है। आरती तुम बताओ ना मैडम को। यस मैम, वो तेजस को बस बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। बच्चे हम बड़ों से अलग होते हैं। वो एक तस्वीर हूबहू वैसे उतारते हैं जैसे उनकी कोमल और मासूम नजरों को दिखता है। आपने कभी नोटिस किया है, बच्चे की झूठ हमेशा पकड़ी जाती है। उनके चेहरे उनके दिल के आईने होते हैं। उनकी हर हरकत सिर्फ एक सच बयां करती है, वो सच जो आप और हम जैसे बड़ी चालाकी से छुपा लेते हैं। आपको पता है, ये पढ़कर हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर आया कि इन 2 सालों में एक बच्चे पर हो रहे आतंक को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। उसका गुमसुम रहना, उसकी खामोशी, ये सब हमें पुकार रही थी और हम सुन ही नहीं पाए। हमारा काम सिर्फ उन्हें पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाना है। और अगर हमें लगे कि परवरिश में कहीं पे इंसानियत कुचली जा रही है, बच्चा टेरराइज्ड हो रहा है, तो ये बात पेरेंट्स तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। और पेरेंट्स के साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाने में हम विश्वास रखते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी नज़र तेजस पर टिकी रहेगी और इसका मतलब ये है कि मैं पता करती रहूंगी कि क्लासरूम में क्या हो रहा है और घर पे क्या हो रहा है। और मुझे ये कहने की सोचना भी मत कि ये आपका पर्सनल मामला है। स्कूल का हर बच्चा हम सभी टीचर्स के लिए पर्सनल मामला है। तेजस जितना आपका बच्चा है, उतना ही मेरा बच्चा है। तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे, तूने सिखाकर भेजा था ना इसे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। झूठ बोलती है तू, हैं? झूठ बोलती है मेरे आगे। झूठ बोल। ये मैंने लिखा था। कहां जाएगी मैं भी देखता हूं तेरे को, जाकर दिखा। तुम चुप बैठी रही और ये तुम्हारा तेजस बोल उठा। अब तो हार मत मानो, उसे सबक सिखाओ, छोड़ दो उसे। आरती, वो होगा तेजस का पिता, तुम्हारा पति, लेकिन वो एक निर्दयी इंसान भी है। उसका इलाज कराना जरूरी है। तुम अभी कभी निकलो वहां से। मैं अभी के अभी जाऊं कहां? ज्यादा दूर नहीं, बस 4 कदम। 2 कदम अपने घर से बाहर और 2 कदम मेरे घर के अंदर। कुमुत्ताई, जब तक तुम्हारे आई बाबा को समझ आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तुम मेरे यहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देवेन को इस तरह नहीं छोड़ सकते, उसे बताना तो होगा। पाँच साल से ये सब कुछ चल रहा है। मेरे बेटे तेजस के पैदा होने पर मुझे लगा
कि अब हालात बदल जाएंगे। आई बाबा ने भी यही कहा। कुछ महीने तो वो ठीक थे, लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आने लगा हर छोटी छोटी बात पर। ड्रिंक्स लेते हैं आपके मिस्टर? बिल्कुल नहीं, बस चिड़चिड़ापन है। बच्चे को भी पीटते? जी। मैं पिछले 5 साल से इनकी पड़ोसी हूँ। इनके घर में जो भी होता है मैंने सब देखा है। आरती की तरह ये बेचारा बच्चा तेजस भी बहुत बुरी हालत में है। ये बेचारा डर के मारे कभी कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन जब इसके स्कूल में इसे माय फैमिली पर ऐसे लिखने के लिए बोला गया, तब उस निबंध में इसने सब कुछ लिख डाला कि उसके बाबा घर में कैसा बर्ताव करते हैं, उसकी माँ को क्या क्या सहना पड़ता है, ये खुद क्या महसूस करता है और उसकी फैमिली क्या है। देखिए, घरेलू मामले अगर सिविल तरीके से सुलझे तो अच्छा रहता है, पर यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। हम एक एनसी रिपोर्ट करेंगे और मैं खुद जाकर देवेन भंडारकर से मिलूंगा। लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब न मैं और मेरा बेटा तेजस इस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। आप देवेन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन आने को तैयार हुई हूँ। मैंने इन्हें बुलाया। देखिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि इस खराब टाइम पे आप अपनी बेटी और नाती की मदद करें। देवेन से तो हम निपट लेंगे, मगर आरती आपकी एकलौती बेटी है। अगर आप उसे सहारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? 8 साल भुगतने के बाद उसने एक कदम लिया और बिल्कुल सही कदम उठाया। आपको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। बेटे, हाथ दूर हो। टफ। आपके बाद अगर एक भी शिकायत आई तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चे से, बीवी के माँ बाप से, पड़ोसियों से या किसी से भी, तो याद रखना, इस एनसी रिपोर्ट को एफआईआर होने में देर नहीं लगेगी और तुम पक्का जेल के अंदर होगे। देवेन, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारी, कोई बुरी आदत भी नहीं, सुशील बीवी है, फूल सा बच्चा है, फिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? यही मौका है, सुधर जाओ। शुक्र करो तुम्हारा बच्चा समझदार है, उसने अपना डर और दर्द दोनों लिख के बयां किया, वो भी स्कूल में। अगर चुप रहता तो बड़ा होकर शायद तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देता। अपने आप को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ और अपने गुस्से का इलाज करो। ये रही आपकी स्कूल बैग और ये वाटर बॉटल और ये तुम्हारा टिफिन, तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे। तेजस बेटा, ये लेटर अपनी पॉकेट में रख लो, ये अपनी टीचर को दे देना। इसमें मैंने लिखा है कि आपका बस का रूट अब बदला जाएगा, अब आपको यहाँ से पिकअप करना है, ठीक है? फायरमैन फायरमैन, चलो जल्दी करो हीरो। आरती और तेजस अब आरती के माता पिता के साथ रहते हैं। दरअसल ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। देवेन अब टूटे हुए पुल दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों परिवार उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई समाधान हो, लेकिन आरती ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो घरेलू हिंसा नहीं सहेगी। ये हिंसा, ये पीड़ा इतनी लंबी चली कि आखिरकार उसने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। हम सब भी कभी बच्चे थे और लगभग हम सभी ने स्कूल में मेरी फैमिली के बारे में निबंध लिखा ही होगा। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से बच्चे द्वारा लिखे गए बेसिक रोजमर्रा के निबंध ने उसकी और उसकी माँ की जिंदगी को बदल दिया, उन दोनों को एक नया आयाम दिया। क्राइम पेट्रोल स्कूल को बहुत बधाई देता है और स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को सैल्यूट करता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे के उस निबंध को सीरियसली लिया, उससे निकलती दस्तक को समझा। घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा बच्चों को सहना पड़ता है, हिंसा उन पर हो रही हो या घर के किसी और सदस्य पर। इसका साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत सीरियस होता है। वो इस धारणा को मानते हुए बड़े होते हैं कि हिंसा हर करीबी रिश्ते का जायज हिस्सा है। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो खुद हिंसक डोमेस्टिक अब्यूजर बन सकते हैं, या फिर जब उन पर हिंसा हो रही हो तो वो उसे नॉर्मल समझकर चुपचाप सह भी सकते हैं।
ध्यान रहे कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित बच्चों के कई वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। नींद में पेशाब का हो जाना, डरावने सपने आना, अविश्वास, दादागिरी करना, दूसरों से जुड़ने में तकलीफ महसूस करना, अपने परिवार वालों और दोस्तों को अपने से दूर रखना। बच्चों के फ्यूचर के लिए घरेलू हिंसा सहनी ही पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, एक बहुत बड़ा झूठ है। अपनी माँ को रोज पिटते हुए देखकर बड़ा होने से अच्छा है कि बच्चा एक सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हो। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि ये सारी बातें दूसरों को उपदेश देने में, सलाह देने में बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक औरत के लिए अपने पति के घर को छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल है। पर आप देखिए तो, एक बच्चे के सिंपल से निबंध ने, सरल शब्दों में कहे गए उसके सच ने एक पीड़ित औरत को हिम्मत दी कि वो हिंसा की दहलीज को पार करे। अगर आप किसी भी ऐसी औरत से बात करके देखेंगे जिसने हिंसा के कारण बच्चों सहित घर छोड़ा हो, तो वो यही कहेगी, हाँ बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।